आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में करने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र हल और प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व एक विनम्र निवेदन आपसे, या वीडियो को देखने के बाद अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं अथवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न पत्र को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई थी उसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों ने जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाई, परंतु रामचंद्र वर्मा जी जो हैं यह उस संस्थापकों में नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है वह जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है। इसमें जो है आपका ट वर्ग जो होता है और ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़ और ल स ये सब जो हैं मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। तो 84 सिद्धों में इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा सारंगधर, ऑप्शन सी। जी हाँ, सारंगधर जो है 84 सिद्धों में उनकी गणना नहीं होती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के बीच के काल को जो है चारण काल की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होता है। अधिकतर विद्वान जो है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच ही चारण काल मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है 700 से 1400 ईस्वी कहा है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है। तो कवित रत्नाकर जो है यह ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसके लेखक सेनापति हैं और इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में संवत 1706 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो हिंदी का भक्ति काल जो है बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। तो रीतिबद्ध परंपरा के कवि जो हैं वो हैं आपके मतीराम, ऑप्शन सी। रीत काव्य जो है आपका 3 भागों में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त।
अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है यह आलोच्य ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से जो है आपकी बौद्धिकता का प्राधान्य, यह भी सही है, और यथार्थवाद का अत्याग्रह, इसके बाद जो है कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, इसके अलावा जो है मानवतावाद की नई परिभाषा, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता आदि इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी जो है यह कुबेर नाथ राय जी का लिखा हुआ निबंध संग्रह है। और प्रिया नीलकंठी का जो प्रकाशन काल है वह आपका है 1968 ईस्वी तथा निषाद बांसुरी आपका जो है 1974 ईस्वी की रचना है निषाद बांसुरी, और प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि कुम्हार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति हैं? तो यह जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और इनकी प्रसिद्ध कहानी जो है राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी की है। कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी की है। खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी की है तथा आज़ादी मुबारक 2002 की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती को स्वीकार किया है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो काल क्रम के अनुसार जो है सही विकल्प हो जाएगा प्रेम आश्रम जो है इसका प्रकाशन काल 1922 ईस्वी में हुआ था, और गबन जो है इसका 1931 ईस्वी में हुआ था। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में हुआ था और गोदान जो है 1936 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा है और
कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके रचनाकार अमृत राय हैं। और सुमित्रानंदन पंत की जीवनी जो है, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य है, जिसके लेखक शांति ज्योतिषी हैं। और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो मुर्दहिया के लेखक जो हैं वो तुलसीराम हैं, जिसका प्रथम भाग 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन सी। कवि वचन सुधा पत्रिका में 1876 ईस्वी में जो है यह एक कहानी के रूप में कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। तो इसमें आपको रेखा चित्र का चयन करना है और पद के साथ ही जो है यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें जो है तत्कालीन 11 साहित्यकारों की चर्चा की गई है। और श्रृंखला की कहानियाँ जो है यह महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है, जबकि यामा और दीपशिखा यह कृतियाँ उनकी काव्य कृति हैं। और यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया गया था। क्या आप बता सकते हैं वो पुरस्कार कौन सा था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और यह स्मरणीय तथ्य है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। और नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिलिए शीर्षक के स्तंभ में यह इंटरव्यू छपा था। अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। और यह रचना 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैसी नामक समीक्षाकृत के लेखक हैं। तो जैसी नामक समीक्षाकृत के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए तथा विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो यह जो है आपको चयन करना है किस पुस्तक से है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका में जो है उन्होंने इसे लिखा था। अगला प्रश्न, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं
भारत भारती से अवतरित हैं? ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्ति जो है आपकी किस काव्य कृति से अवतरित है? तो यह पंक्तियां जो हैं आपकी मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति की हैं। ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट जो हैं वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि संप्रदाय सिद्धांत का जो है प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं और आनंदवर्धन के इस सिद्धांत को जो है अपने विवेचन द्वारा पुनः स्थापित करने का कार्य आचार्य मम्मट ने किया और ये कश्मीर के महाराज अवंती शर्मा के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की महत्ता किस आचार्य की है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आपकी है शंकुक की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद जो है यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना करने वाले आचार्य भट्ट नायक हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार जो है गुणों की संख्या होती है आपकी 10। जी हाँ, उन्होंने 10 गुणधर्म स्वीकार किए हैं। उनके अनुसार गुणधर्म हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? तो यह पंक्ति जो है देव की है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्रयति, समुझी मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है पूछा जा रहा है कौन सा रस है? तो इसमें जो है आपका रस जो है वह अद्भुत रस होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बरवै। ऑप्शन डी। यह कई बार पूछा गया, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है और अभी यह प्रश्न जो है टीएसटी की परीक्षा जो हाल में ही हुई है उसमें भी पूछा गया है प्रश्न है और यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में जो है वह 12-12 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में जो है 7-7 मात्राएं होती हैं और टोटल 19 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें आपका वर्णिक छंद हो जाएगा उपेंद्र ब्रजा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें जो है पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी हो जाएगी डोंगरी, यह नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2, ऑप्शन डी। हाँ, उन्होंने जो है बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला की तरफ, और अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि आपकी जो है वह दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ओष्ठ ध्वनि व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ को विसर्जन या कंठ, ऑप्शन डी, ह। अगला प्रश्न है कि हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां जो हैं आपकी कहलाती हैं च वर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण कौन सा है। तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है महाप्राण व्यंजन। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठ। अगला प्रश्न, जिस शास्त्र के शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको आप कहते हैं व्याकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्रमवाचक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका सागर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो प्राग ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 66, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको चयन करना है। तो नदी जो है स्त्रीलिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है, उदासी, पहिया आपका जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा नकेल जो है इस स्त्रीलिंग है, बाकी पानी, हाथी और मोती तीनों ही क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न, कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह जो है आपका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जवाब हो जाएगा विस्मय बोधक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय किस प्रकार का नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी भूतकालिक कृदंत। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था का बोध हो? तो यह जो है कहलाता है काल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका हो जाएगा प्रति। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनंग शब्द का उपसर्ग है। तो अनंग शब्द का जो उपसर्ग है वह हो जाएगा आपका अन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा या पर्याय क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अडिग। अगला प्रश्न, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बंगाल का काल रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो बंगाल का काल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसमें से सारे ही उत्तर गलत हैं। अगला प्रश्न, हिमवान का पर्याय है। तो हिमवान का पर्यायवाची हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनेकार्थक शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? तो नाग का अर्थ होता है हाथी। ऑप्शन ए। नाग जो है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, दुष्ट आदि के पर्याय के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द इसमें फारसी भाषा का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा तारीख। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन ए। जी हाँ, 1995 ईस्वी में कलकत्ता से जो है वागार्थ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध युग्म का चयन करना है आपको। तो नया प्रतीक का संपादक जो है वह अज्ञेय ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन 1829 ईस्वी में जो है आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह इसमें से कौन सा है? तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। यह कथन इसमें गलत है, क्योंकि दिनमान के जो संपादन कार्य प्रथम वह किसने किया था? अज्ञेय ने। अगला प्रश्न, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और अगला प्रश्न, प्रेमचंद के बाद इस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो राजेंद्र यादव ने संभाला और 2013 ईस्वी में राजेंद्र यादव की मृत्यु के पश्चात इसको जो है संजय सहाय ने संपादन कार्य संभाला है। अगला प्रश्न, तो आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि हंस पत्रिका का वर्तमान संपादक कौन है? तो वर्तमान में इसके संजय सहाय हैं और संस्थापक प्रेमचंद थे और बीच में जो है राजेंद्र यादव जी इसको संपादित करते थे। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह जो है
इलाहाबाद से होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन जो है यह अहमदाबाद से होता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इसमें जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहाँ से होता था? तो मालवीय जी के संपादन में जो है यह प्रतापगढ़ से होता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका ब्राह्मण, ऑप्शन डी। जी हाँ, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रारंभ किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। अगला प्रश्न, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन जो है होता है लखनऊ से, ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो तुलसीदास के संबंध में यह कथन कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद जो है यह मध्वाचार्य का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक हैं। तो 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नव शाहशांक चरित चंपू कृत के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा श्रीहर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक जो है यह जयदेव की रचना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? तो प्रतिमा नाटकम जो है भास की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भास की रचना इसमें से कौन सी है? तो भास की रचना जो है वह हो जाएगी आपकी प्रतिमा नाटकम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक भास का इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी, या विशाख दत्त की रचना है। अगला प्रश्न, रघुवंशम के रचयिता हैं। तो रघुवंशम जो है यह कालिदास की रचना है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो इसमें जो है रघुवंशम जो है यह नाटक नहीं है, महाकाव्य है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव के रचनाकार कालिदास हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम रचना जो है यह कालिदास की नहीं है, यह जो है अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना
कालिदास की नहीं है। तो नैषधि चरितम जो है यह कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि यह श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है इसमें? तो भवभूति की कृति जो है कपूर मंजरी नहीं है, क्योंकि यह राजशेखर की है। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा देने वाले आचार्य दंडी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन अलंकृति पुनः क्वाप, किसका काव्य लक्षण है? यह काव्य लक्षण जो है आचार्य मम्मट का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रसय वैश्य को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो इसके आचार्य हैं विश्वनाथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य जो हैं विश्वनाथ हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजशेखर के नाटक का इसमें से नाम है। तो राजशेखर का नाटक जो है बाल रामायण हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने जो है वक्रोक्त के जो है 6 भेद माने हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्यालंकार सूत्र है। अगला प्रश्न, इत्यलम में कौन सी संधि है? तो इत्यलम में जो है इति धन अलम इत्यलम यण संधि होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि में समास है। तो चक्रपाणि में जो है समास हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो सहयोगिन जो है विभक्ति होती है तृतीया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी, आत्मभ्य। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का तृतीया जो है बहुवचन होता है अस्माभि, ऑप्शन डी, मया अवाभ्याम अस्माभि। अगला प्रश्न, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? तो हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन होगा हरिषु। अगला प्रश्न, हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है? तो जवाब हो जाएगा तृतीया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इदम शब्द जो है स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में हो जाएगा अनया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हंस धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पट धात परस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा पठिष्यामि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा छात्र 2 पुस्तकों क्रीत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है रीति धन अनुसार के बाद संधि क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा रीत्यानुसार, ऑप्शन जो है डी। अगला प्रश्न, भाषा बहुपरिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद का जो है चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। मिस्र बंधु विनोद को लिखने वाले जो 3 भाइयों ने मिलकर के इस ग्रंथ की रचना की थी वो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों बंधुओं ने मिलकर के इसकी रचना की, इसलिए इस रचना को ही उन्होंने मिस्र बंधु विनोद नाम दिया। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरित्रास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरित्रास के रचयिता जो है शालिभद्र सूरि हैं। शालिभद्र सूरि का भरतेश्वरी बाहुबली रास 1184 ईस्वी में जो लिखा गया उसको जो है मुनिजिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि आला और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जो कवि हैं वो हैं जगनिक, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में आपका इसमें मलूक दास जी जो हैं यह नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जो हैं वह राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगर राम काव्य शाखा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो उसमें रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और केशवदास आदि आते हैं। अगला प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी शोषुत होए, यह पंक्ति इसमें से किस कवि की है? तो यह पंक्ति कहने वाले हैं अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी, ऑप्शन डी। इस संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार जो है एक ब्राह्मण कन्या के विवाह हेतु धन याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया तो उन्होंने एक पंक्ति लिख करके उसके हाथों रहीम दास के पास भिजवाया और वो पंक्ति थी कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। तो रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दे करके दोहे की पूर्ति करके उसे वापस तुलसीदास जी के पास भेजा और कहा कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनयान। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा करने वाले हैं भरत जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, पूछ लिया गया। तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले जो हैं वो विट्ठलनाथ हैं। उन्होंने वल्लभाचार्य के और अपने 4 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। और इन अष्टछाप कवियों में अगर देखा जाए तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अष्टछाप से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे या विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे या अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। तो इस सब का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और अष्टछाप की स्थापना वर्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अष्टछाप की स्थापना वर्ष जो है वह है 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है तो उनका नाम आप बता दीजिए। तो जवाब हो जाएगा बिहारी। जी हाँ, बिहारी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है गद्य काल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो हरिऔध जी के प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या है 17 और खड़ी बोली का यह प्रथम काव्य माना जाता है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न, निराला की कविता राम शक्ति की पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो निराला की जो राम शक्ति की पूजा है, इस रचना पर कृतिवास रामायण का जो है प्रभाव पड़ा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रगति और कल्पनाओं में सौंदर्य खोजता है, यह कथन जो है इसमें सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद जो है वह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना स्वीकार करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो उस कथन को आपको चयन करना है। तो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, यह कथन सही है आपका। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया, यह भी कथन सही है। और प्रयोगवादी कविता हरासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, यह भी कथन सही है। तो इसमें जो है नई कविता प्रयोगवाद के रूप में विकसित नहीं है, यही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यह कथन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इसमें केसरी कुमार जो हैं यह नकेनवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो खूबसूरत बहू जो है यह नागबोडस की रचना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह जो है उनके नाटक ध्रुव स्वामिनी का है, ऑप्शन डी। जी हाँ, ध्रुव स्वामिनी की यह प्रथम अंक से अवतरित है। अगला प्रश्न, उत्तर रामायण किसकी कृति है? तो उत्तर रामायण जो है राम कुमार वर्मा की कृति है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो एकांकी रचना इसमें से आपको चयन करना है। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एकांकी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इसमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। तो शिवमूर्ति की कहानी इसमें अकर्मक क्रिया जो है, ऑप्शन ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो डॉक्टर काशीनाथ द्वारा लिखित जो उपन्यास उपसंहार है, उसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इसमें से किसका है? तो इसको कहने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फांस उपन्यास जो है संजीव का लिखा हुआ उपन्यास है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? तो अजय की डायरी, देखिए यहाँ डायरी से आप भ्रमित मत होइएगा, यह उपन्यास विधा की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी।
अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन रचना है उपन्यास विधा की, ऑप्शन डी। और यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वह 1943 की रचना है, 1943 ईस्वी की रचना है। इसके बाद चारुचंद्र लेख 1963 की रचना है, पुनर्वा जो है वह 73 की रचना है, और अनामदास का पोथा भी 1973 की ही रचना है। तो ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंकाल एक प्रकार से पाप है और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को उठाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा चित्रलेखा, ऑप्शन डी। भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय यह उपन्यास है, तो यह याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है आपसे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मन्नू भंडारी हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। तो इसमें जो है अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, यह आत्मकथा न होकर के बल्कि क्या है, उपन्यास है, ऑप्शन सी। और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। अगला प्रश्न, गालिब छूटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण इसमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो सन 42 के संस्मरण लिखने वाले हैं श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी। तो रीतकाल की जो रचनाएं हैं उनके कवियों को सुमेलित करना है। चिंतामणि जो है इनके द्वारा लिखा गया है रस विलास, तो इसको थर्ड के साथ सुमेलित कर दीजिए। और रसलीन ने लिखा है रस प्रबोध। इसके बाद भिखारी दास ने लिखा है रस सारांश, और मतिराम ने लिखा रसराज। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बनेगा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित के रचनाकार इसमें से एक और कृति है, वह है, तो वह कृति इसमें जो है सौंदर्यानंद है। बुद्ध चरित के रचनाकार जो हैं उनकी कृति सौंदर्यानंद है। और बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? अश्वघोष। तो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक कौन है? तो मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक जो हैं विवेकी राय हैं, और यह डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली जो हैं वह डॉक्टर सुमन राजे हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया, और इनकी इसी पुस्तक से अब अक्सर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इसमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिए का गवाह, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो लुकमान अली के रचनाकार जो हैं वह सौमित्र मोहन हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष जो है इसके लेखक रमेश चंद्र शाह हैं, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित
औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली जो कृति है उसकी रचनाकार गीता श्री हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इसमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो पंत जी और पल्लव शीर्षक से लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न संख्या 46 है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो यह शरण कुमार लिम्बाले की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो कवि कुल कल्पतरु के रचयिता जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अयुक्ति न होगी। एक प्रकार से उन्हीं के परिश्रम, विद्वत्ता, विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संदर्भ में यह मूल्यपरक कथन इसमें से किस साहित्यकार का है? तो जवाब हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह क्या है? तो इसमें आपकी मेरे संधि पत्र जो हैं यह पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न, यह रचना जो सूर्यबाला की उपन्यास विधा की रचना है, मेरे संधि पत्र। अगला प्रश्न, बाकी तो सभी रचनाएं पत्र साहित्य के ही अंतर्गत हैं। जैसे फाइल और प्रोफाइल जो आपका है यह आपका 1970 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र की लिखी रचना है और बच्चन पत्रों में यह भी 1970 की ही रचना है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित। और पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह भी जो है पत्र साहित्य है और यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कविता में कहने का आदि नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं मुक्तिबोध की हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्ति बड़ी ही चर्चित पंक्ति है और पूरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि माधव हम हरि नाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, है ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब हमें पता है कि आप बता देंगे, कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका जवाब हम आपको बताते चलते हैं कि ध्वनि संप्रदाय जो है आचार्य आनंद वर्धन द्वारा संस्थापित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो भुक्तिवाद पर व्याख्या किया है भुक्तिवाद के रूप में भट्ट नायक ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। यह पंक्तियां जो हैं पंत जी के द्वारा रचित हैं और इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो जवाब हो जाएगा प्रसाद गुण, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? यह मान्यता देव की है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान है, यह मान्यता आचार्य भट्ट नायक की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रसो वैश रस के संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 स्वीकार की है, ऑप्शन डी। और उन्होंने 9वें रस शांत रस का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यह छंद आपका जो है हो जाएगा बरवय छंद, ऑप्शन इसमें से सी जो है ये सही है। अगला, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर शम श्याम। इस उद्धरण में अलंकार कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा जनु जानो मन मानो शब्द अगर आ जाए तो यहां पर आपका प्रतीप है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन में जात जो है वा जमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है? तो इस उदाहरण में अलंकार है आपका स्मरण अलंकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी जो है इसकी बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली आपकी जो है वह पूर्वी हिंदी की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो इसमें अंतस्थ वर्ण आपका जो है वह हो जाएगा वह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो इसमें सघोष महाप्राण व्यंजन जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी झ। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें उड़ रही जो क्रिया है वह हो जाएगी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन इसमें डी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द जो है वह भास्कर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि भास्कर में ये स रहेगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से शब्द की दृष्टि से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारिका। द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है, इसमें रका होगा। अगला प्रश्न है कि अनविक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन इच्छा, अनविक्षा बनेगा, यण स्वर संधि है इसमें, अनुधन इच्छा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो दिव्यागम में जो है यण संधि है, इसमें देवी और आगम दो शब्द मिलकर के दिव्यागम बने हैं,
अगला प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में आपका जो है समास हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा विषधर में नहीं है, विष को धारण करने वाला विषधर, तो इसमें जो है अर्थात सांप हो जाएगा और यह बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास भुज को धारण करने वाला भुजदंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो कुसुमाकर में समास आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें माधुर्य शब्द जो है वह पुल्लिंग है, जबकि लगन, मीमांसा और आहट शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक इसमें क्या है? तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजीव शब्द का पर्याय है। तो राजीव शब्द का पर्याय होता है कमल, तामरस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो है कटु और तिक्त जो है यह गलत है, क्योंकि कटु का विलोम मधुर होता है, जबकि तिक्त जो है वह कटु का एक तरह से समानार्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से एक अनेकार्थी नहीं है। तो जो अनेकार्थी नहीं है उसका चयन करना है। तो लज्जा शब्द जो है यह अनेकार्थी नहीं है। कर शब्द जो होता है इसमें टेक्स आ सकता है, वर्ण आ सकता है, सु आ सकता है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए वाक्यांश एक शब्द क्या होगा? तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास लोकोक्त का अर्थ होता है सिद्धांतहीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो अशुद्ध युग्म इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आलमारी तुर्की शब्द है, जबकि आलमारी पुर्तगाली शब्द है। आलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत है, उसको आपको चयन करना है। तो गलत युग्म इसमें हो जाएगा सेठ और श्रेष्ठ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है और वह अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा इसमें मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ऑप्शन बी। इसका शुद्ध ऐसे होगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो जवाब हो जाएगा पहल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे। साप्ताहिक पत्र प्रताप के जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? तो आलोचना का संपादन इसमें से जो है करने वाले हैं। इस प्रश्न में त्रुटि है, या तो नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं शब्द नहीं रहेगा तो यह प्रश्न सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के लिए उपयुक्त सभी आलोचना पत्रिका का संपादन किया, सभी ने, क्योंकि जो है
नामवर सिंह ने भी इसका संपादन कार्य किया है, धर्मवीर भारती जी ने भी किया है और शिवदान सिंह चौहान ने भी किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगर नहीं है तो इसके लिए फिर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि यह मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पूछा गया होगा कि आलोचना का संपादन किया, तो उपयुक्त सभी पे आप टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वागार्थ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ, जो वर्तमान में प्रयागराज है, ऑप्शन ए। और इसके संपादक जो हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा सेनापति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो तिलचट्टा नाटक जो है मुद्रा राक्षस द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो सतसई लिखने वाले इसमें से कवि हैं वियोग हरि जी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नव शाशांक चरित चंपू काव्यकृत के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीहर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से महाकवि भास की रचना है? तो महाकवि भास की इसमें रचना हो जाएगी स्वप्नवासव दत्तम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में है? तो इसमें जो है कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडिना माघे संति त्रयो गुणा। तो पद लालित के लिए दंडी, उपमा के लिए कालिदास और अर्थ गौरव के लिए भारवी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्माः गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य वामन का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ननु शब्दार्थो काव्यम यह काव्य लक्षण रुद्रट का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित करिए। तो हेमचंद्र ने अदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम कहा। तो हेमचंद्र को मिला दीजिए आप ऑप्शन ब से। इसके बाद विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऑप्शन द से मिला दीजिए। और पंडित राज जगन्नाथ का कथन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और भामा ने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो यह गुरु शब्द जो है गुरु शब्द के पश्चिमी और खष्टमी विभक्ति का एक वचन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा इसका नामने, नामाभ्याम, नामेभ्य, ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। है कि किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है यूसुफ जुलेखा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
भूल कहत नव रस सुकविन सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? यह आचार्य देव का कथन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर का उपन्यास है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों का एक युग्म गलत है, तो उसका आपको चयन करना है। तो युग संधियों पर अज्ञेय का है, ये सही कथन है। इसके बाद शब्दिता जो है यह प्रभाकर माचवे ऑप्शन जो दिया गया है यह गलत है, क्योंकि यह धर्मवीर भारती की रचना है, यह धर्मवीर भारती का है। बाकी जो है मल्लीनाथ ये भी सही है और विराम चिन्ह ये भी सही है। तो ऑप्शन 20 में आपका सही जवाब हो जाएगा, यह युग्म आपका गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इसमें कमलेश्वर का उपन्यास आपका चौखट जो है यह नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि द्रोणवीर कोहली इस उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? द्रोणवीर कोहली। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण, इसके लेखक कौन हैं? तो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो वंशी और मादल के लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थता को कवित विभुत कहत सब कोय। काव्य विषय की यह परिभाषा किस आचार्य कवि की है? तो काव्य विषय की यह परिभाषा चिंतामणि की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रविता पहि त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा व्यतिरेक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। तो वाराणसी का बनारस रूप बन जाना यह व्यंजन विपर्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।